दुनिया में बहुत अच्छे और खराब नेता आए होंगे, इतने झूठे नेताओं का दौर तो देश ने कभी नहीं देखा होगा। ये बात तो यहां से कहनी जरूरी है। वो कल तक कहता था कि सारे थाने यादव चला रहे हैं, और आज क्यों नहीं कहता है कि सारे थाने ठाकुर चला रहे हैं? ये बात कहने में तुमको डर लगता है और कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। 2027 का ऐलान वैचारिक लड़ाई का ऐलान है। ये मत मानिएगा कि कोई चुनावी राजनीति, किसी को सरकार बनाने का या किसी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई तो बची नहीं साहब। अगर लड़ाई है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसी को अगर केंद्र में रखेंगे तो अपने आप जोड़ने का रास्ता मिल जाए। कोई आपके घर में कोई चीज लूट ले तो पुलिस पकड़ने जाती है, कोई आपका साइकिल चुरा ले तो पुलिस पकड़ने जाती है, आपके घर में डकैती पड़ जाए तो पुलिस के पास जाते हैं। आजकल वो नई चोरी चल रही है जोन में पुलिस खड़ा होकर के चोरी करवाती है। भूल गए उत्तर प्रदेश में ये मिल्कीपुर और कुंदरकी में पुलिस पिस्टल लेकर के सामने खड़ी हो गई थी साहब। इस देश में दो विचारधाराओं का संघर्ष है, जिनको कभी चौधरी छोटू राम से लेकर सोनेलाल पटेल ने कमेरा बनाम लुटेरा की जंग कही थी, कभी श्रमजीवी के सामने परजीवी कहा था, और कभी अर्जक के सामने अनर्जक कहा था। कभी बहुजन शब्द आया और वही बहुजन आज का पीडीए। अटल बिहारी वाजपेयी नाम का एक नेता था। जब उनसे पूछा गया कि आपने तो इतना बड़ा 1992 में कांड किया वहां पर अयोध्या में, और उसके बाद भी आप हार गए साहब, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम एक होकर के आपको हरा दिए। तो क्या बोला उसने कि मेरे पांव में 2 कांटे चुभते थे, पहले मैंने एक कांटे से दूसरे को निकाला और फिर दोनों कांटों को फेंक दिया। अगर ये पीडीए समाज इन कांटों को चुभाने और निकाल कर फेंकने वालों को नहीं पहचान पा रहा है तो साहब सबसे आसान काम है इस 90% को आपस में लड़ाने का। बात बताओ, इटावा की घटना नहीं संकेत है। अगर उनके मुताबिक 15 साल पुरानी भी चोटी रहेगी, तब भी जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये यादव होकर के कथा सुना रहा है, वो चोटी काट लेने में उसको शर्म भी नहीं आएगी और वो डरेंगे भी नहीं कि आपके ऊपर कुछ छिड़क करके पवित्र कर दे। ये 2025 की घटना है। अरे साहब, पीडीए की तो सबसे बड़ी जलती मशाल हमारे सामने तथागत बुद्ध हैं, जिनको पीडीए का अगर मैं पहला कोई रोशनी मानता हूं तो वो पूरे बहुजन समाज के लिए रोशनी का काम करते हैं। संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद ने पीडीए की रोशनी जलाई थी। और वैचारिक बात करना आज के समय में सबसे खतरनाक है। गौरी लंकेश को मार दिया गोली, पंसारे और कलबुर्गी को गोली मार दिया, और यही जगदेव बाबू को मारा। और आज भी जो वैचारिक बात करेगा, किसी की नौकरी छीनेगा, किसी के ऊपर कमीशन बिठा देगा, किसी के ऊपर मुकदमा कर देगा, किसी को फर्जी मुकदमे में जेल डाल देगा, लेकिन बावजूद इसके हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। इस संविधान का हमने फायदा उठाया, मंडल कमीशन का फायदा उठाया, समाजवादी आंदोलन का फायदा उठाया है, तभी आरक्षण मिला, तभी नौकरी मिली। और ये आरक्षण के लुटेरे आपको धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। धर्म के नाम पर मत लड़ना। संविधान को हाथ में लेकर, भाई को भाई से मिलाकर 90% लोगों एक हो जाओ। अगर एक नहीं हुए तो अब एक होने लायक भी मौका नहीं बचेगा, क्योंकि ये 2027 फैसले की घड़ी है। धन्यवाद संचालक महोदय। पीडीए जागरण मंच वाराणसी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। इनकलाब जिंदाबाद। अब तमाम जातिवादियों में खलबली भारी है, क्योंकि राज करने के लिए पीडीए की तैयारी है। और ये जो पीडीए जागरण मंच है, इसके आयोजकों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि पीडीए क्या है इसे समझाने के लिए एक वैचारिक महापुरुष ने 4 लोगों का साझा आयोजन किया। बीपी मंडल साहब को याद कर रहे हैं, तो साथ में महामना राम स्वरूप वर्मा को,
बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को और पेरियार लई सिंह यादव को, इन सबको एक साथ याद करने का बहुत गहरा मतलब है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 12 बजे का समय था, पहले आप लोग देर किए, उससे ज्यादा देर हम किए, और 5 बजे तक की परमिशन है, बता रहे हैं 4:30 बज रहा है। तो इतनी देर में जितनी बात हो सकेगी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और सभा के साथ जो है, सभा की कोई बाध्यता नहीं है। अरे हम दूसरे वजह से बोल रहे हैं, बैठी लेकिन इन लोगों के बैठने की तो बाध्यता है। जो 11 बजे 12 बजे आ गया था वो तो थक गए होंगे, लेकिन ठीक है। अब जब एक दिन छुट्टी का दिन आपने दिया है तो एक दिन वैचारिक कार्यक्रम के नाम, बनारस आते समय कई बार मन में सवाल होता है कि इसे आज क्या कहकर जाना जा रहा है। अभी भी बनारस ही है या क्योटो हो गया? अभी क्योटो नहीं बना ना, अभी क्योटो बनना बाकी है। लेकिन बनारस जिन लोगों के नाम से जुड़ गया, मेरे लिए बनारस संत कबीर की धरती है, गुरु रविदास की धरती है, और बनारस उन महापुरुषों की जमीन है जिन्होंने यहां से ज्ञान की रोशनी जलाई। आज के वक्त में ऐसे वैचारिक आयोजनों की कितनी जरूरत है, जो आयोजन एक तरह से अपने तमाम महापुरुषों के विचारों को सामने रखकर समाज में एक संदेश दे रहे हैं कि जैसे बहुजन शब्द चलता था एक समय में, और तथागत बुद्ध से निकला शब्द, उसके बाद तमाम महापुरुषों ने पिछले दिनों, पिछले 100 साल में ही कई अलग अलग शब्द दिए। बाबू जगदेव प्रसाद के सबसे प्रिय शब्द वो श्रमजीवी कहा करते थे। महामना रामस्वरूप वर्मा अर्जक कहा करते थे। अर्जक कहें यानी वो तबका जो अर्जित करके खाता है, जीता है अपनी मेहनत से, अपने श्रम से। और थोड़ा सा तबका ऐसा है जो अर्जक के श्रम का, धन का शोषण करके अनर्जक बना हुआ है, यानी वो मेहनत नहीं करता, अर्जकों की मेहनत पर गुजारा करता है। बाकी लोग उसको श्रमजीवी और परजीवी कहते थे कि जो श्रम करके जीता है, अपनी मेहनत से जीता है, वो 90% कमेरा है। चौधरी छोटू राम, सोनेलाल पटेल, ये लोग कमेरा शब्द कहते थे, जो काम करके, मेहनत करके। और बाकी जो लोग 10% कहते थे उसको कि वो लुटेरा है, वो कमेरा लोगों के श्रम का जो अर्जित है उसे लूटता है। मैं इस जगह पर खड़े होकर ये देख रहा हूं, वर्ण व्यवस्था में एक शब्द दिया गया शूद्र, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था फिट नहीं बैठती। अगर वर्ण व्यवस्था में आज की तारीख में जो शूद्र हैं वो हमेशा शूद्र रहे होते तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक कभी राजा नहीं बन पाते। यानी अगर हमारे उस बहुजन तबके से, श्रमजीवी तबके से, कमेरा तबके से, अर्जकों के बीच से राजा पैदा हुआ, मौर्य वंश, पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश, देवगिरी के यादव से लेकर गोंडवाना, भीलवाड़ा, लेकिन वो कहते हैं कि ये शूद्र है। मेरा मानना है कि शूद्र फिट नहीं बैठता, वो आरोपित है, वो थोपा गया है। और ऐसे वैचारिक कार्यक्रम ये मकसद निभाते हैं कि इन महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। जिस समय देश में संसद में बैठने वाला सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद, जो पहले बीसीसीआई का चेयरमैन था और फिर गृह मंत्री को लगा कि उनका बेटा ज्यादा लायक है,
तो उन अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनवाया, तो वो सांसद का मंत्री पद भी चला गया। संसद में बैठते हैं और एक कार्यक्रम में बोला है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन। अपडेट है कि नहीं बनारस वाले लोग? पहला अंतरिक्ष यात्री कौन और उनकी जाति कौन बताया था? अब यूपी में रहकर इतना हिम्मत तो करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि हम तो सन्यासी हो गए, हम जात पात से ऊपर उठ गए, वो मठ से जब लखनऊ तक पहुंचते हैं तो पहला काम करते हैं कि जितना मुकदमा अपने ऊपर होता है सब वापस ले लेते हैं। और दूसरा काम करते हैं कि बनारस में खड़े हैं तो संत कबीर के रेफरेंस से ही बात करेंगे, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इसके आगे वाक्य ज्यादा बोलेंगे तो आयोजक लोग भी मुश्किल में आएंगे। आजकल बुलडोजर की गति कम हुई है, लेकिन फर्जी मुकदमा तो अभी भी चल रहा है। वो लोग कहते हैं कि मैं तो उस जाति में पैदा हुआ हूं जिस जाति में भगवान भी पैदा होते हैं। देखा है ना आपने इंटरव्यू? एएनआई वाले इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं। नौजवान समझ गए होंगे कि एएनआई को जब मुख्यमंत्री इंटरव्यू दे रहे थे तो अपने मुखार बिंदु से क्या बोले थे। ऐसे वक्त में कोई सांसद कह रहा हो कि पहला अंतरिक्ष यात्री, तो पहला इंजीनियर कौन था, पहला प्लास्टिक सर्जरी कौन किया, और जबकि पढ़ाई लिखाई वाली किताब में कहा गया है कि वो कोई और है, वो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। जिस दौर में अंधविश्वास और पाखंड को धर्म का लिबास पहनाकर गांव गांव पहुंचाने की साजिश हो रही है, जिस दौर में आस्था और पाखंड में अंतर खत्म कर दिया गया है, जिस दौर में दुनिया चांद पर जा रही है, अमेरिका एक ऐसी गाड़ी बना रहा है जिसमें बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, टेस्ला की कंपनी की बन रही है। चाइना डीप सी की खोज कर रहा है, चैट जीटीपी बन रहा है। उस दौर में भारत में टेलीविजन में बैठकर एक आदमी मंत्र फूंक के नारियल को हवा में उड़ा रहा है, कह रहा है देखिए चमत्कार हो रहा है। जिस दौर में दुनिया ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हमारे यहाँ 25-26 साल के बच्चे जिनकी डिग्री का पता नहीं, वो सब पर्ची बनाने वाला बाबा बनकर के टेलीविजन पर बैठ रहा है, करोड़ों रुपए का अपना बिजनेस कर रहा है। और उसी देश में उसी वक्त में 27,000 सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है ताकि बहुजनों के बच्चों के हाथ से शिक्षा छीन ली जाए और ठेका खोला जा रहा है। इस वक्त हम यहां पर खड़े हैं ये बातचीत करने के लिए। विपरीत परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों को गौर से समझना होगा। आयोजकों ने एक काम बहुत अच्छा किया। मौसम भी इम्तिहान ले रहा था, बारिश नहीं हुई। जब आप अच्छा काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो कुदरत भी आपका साथ देती है। इसका नमूना आज के तारीख में ये बात हिम्मत की तरह लेके जाए। कोई मौसम ने व्यवधान नहीं डाला वैचारिक कार्यक्रम में। आयोजकों ने मेला की तरह ये जगह सजाई है, मुख्य शहर से इतनी दूर है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आपने अपने जीवन का कीमती समय छोड़ करके इस वैचारिक कार्यक्रम में आप शिरकत करना चुना है। तो मैं चाहता हूं आप वहां बैठे ना होते तो हम लोग यहां बैठ करके घंटों घंटों भाषण नहीं सुना पाते। इसलिए अपने लिए आप लोग सबसे पहले जोरदार ताली बजाइए। दूसरी बात, इस तरह के वैचारिक कार्यक्रम की एक मुश्किल भी होती है। बौद्धिक लोग आए हुए हैं जो ऑलरेडी जानता है, समझदार है, जागरूक है, हम उन्हें ही घंटों घंटों भाषण देंगे। गहराई से समझिएगा इस बात। अगर आप जागरूक नहीं होते तो आप यहां नहीं होते। कोई कथा वथा करा रहा होता, कोई कहीं कुछ कर रहा होता, कोई छुट्टी मना रहा होता, लेकिन आप वैचारिक रूप से जागरूक हैं। आप जानते हैं कि पीडीए जागरण मंच अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो वो वैचारिक कार्यक्रम, इसलिए अपना जरूरी काम छोड़कर यहां आए हुए। और आयोजकों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम को सजाया। पंडाल और मंच ही नहीं सजाया,
यहां किताबों की दुकानें, पीछे वहां सामने मैं देख रहा हूं, वहां भी किताबें, बहुजन समाज के वैचारिक महापुरुषों की किताबें, आपके दाहिनी तरफ भी किताबें, इधर भी किताबें। और बहुत अच्छा किया कि केवल गुलदस्ता से स्वागत किया, फूल माला पर खर्चा नहीं किया। जितना पैसा फूल माला पर खर्च करते हैं वे सारा एक एक रुपया जोड़ करके यहां से जाते समय एक एक किताब खरीद कर ले जाइएगा। फूल माला तो सूख जाता है शाम तक, और आपकी किताबें विचारों को हरी रखती हैं। जो विचार जहां तक जाएगा वहां तक क्रांति लाएगा। इसलिए किताबों की बात को मैं सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं। और वैचारिक मंच सजाया है, आप इन तस्वीरों को यहां से वहां तक देख लीजिए। इस आयोजन का पोस्टर जब मैंने शेयर किया तो लोगों ने कहा कि आपके पीडीए में मुसलमान नहीं है क्या, क्योंकि आपके मंच पर एक भी वक्ता मुसलमान नहीं है। मैंने कहा ठीक बात है, अगली बार आयोजकों से कहा जाएगा कि हम खोजें ऐसे वैचारिक लोगों को जो हर अलग अलग तबके से इस मंच पर अपनी भागीदारी दें। राकेश मौर्य जी पूर्व मंत्री रहे, वैचारिक आदमी। जगदेव बाबू पर उन्होंने अपनी बात रखी। विक्रम अर्जन जी प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बहुत वैचारिक रूप से निडर बेखौफ अपना काम करते हैं। आपने बीपी मंडल पर अपनी बात रखी। और उसके बाद यहीं आपके बनारस की प्रोफेसर, बीएचयू में प्रोफेसर प्रियंका सोनकर जी, उन्होंने सबसे शुरुआत में महामना रामस्वरूप वर्मा पर अपनी बात रखी। और पेरियार ललई सिंह यादव के प्रपौत्र ब्रजेंद्र तो हमारे बीच में हैं ही, उन्होंने पेरियार ललई सिंह यादव को याद करते हुए चारों वक्ताओं ने चारों महापुरुषों के बारे में अपनी बात रख दी। हमारी कोशिश है कि उनको एक जगह समेट करके अगले 15-20 मिनट में ठोस ठोस बातें, कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो तो एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब इस पंडाल से आप जाएं तो आप नया क्या लेकर जा रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहां हर तरफ नकारात्मकता का माहौल है, जहां चोरी आम बात हो गई है, लोकतंत्र और संविधान पर डकैती हो रही है, ऐसे विपरीत वक्त में जब जातियों को जातियों से लड़ा दिया गया है, ऐसे विपरीत वक्त में जब आंदोलन करने वाले लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, इतने विपरीत वक्त में कोई लड़े तो कैसे लड़े, उसका दो तरीका होता है। पूर्व के वक्ताओं ने जब अपने वैचारिक महापुरुषों को याद किया तो उन्होंने ये बताया आपको कि आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले, और अगर इतिहास में पीछे जाएं, तथागत बुद्ध, जिनको हम आज भी प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का विचार रखने वाला दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक मानववादी विचारक मानते हैं, तो 3000 साल पुराना इतिहास हमारा, वो इतिहास याद करना जरूरी है। क्योंकि इतिहास जिसकी जड़ें इतिहास में गहरी नहीं होती, उसका भविष्य बहुत मजबूत नहीं होता। आप गांव किसान परिवारों के हम सब लोग हैं, हम जानते हैं कि जो पेड़ ऊपर से बहुत मजबूत दिखे और जड़ बहुत गहरी ना हो, एक आंधी के झोंके में वो गिर जाता है, और वही वृक्ष सबसे मजबूत होता है। सबसे मजबूत पेड़ कौन सा होता है, आप लोग भी बताइए। थोड़ा कथा सुनने वाले मोड से बाहर आते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे मजबूत वृक्ष कौन होता है, नाम लेके बताइए। बरगद। और बरगद के बारे में आप देखें कि उसकी जड़ कितनी गहरी होती है, और उससे भी शानदार बात, जब जड़ें कमजोर होने लगती हैं तो बरगद अपनी शाखाओं से भी लताएं नीचे जमीन में छुआ देता है, और एक समय के बाद वो भी जड़ बन जाती हैं। जिसकी शाखाएं भी जड़ बनने का मादा रखती हो, वही पेड़ आंधियों में भी टिक सकता है। अगर जड़ कमजोर हुई तो आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। और ये लड़ाई साहब, पीडीए की लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, साफ साफ। इस देश में दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो वही मुट्ठी भर हैं, जिनकी आबादी मुट्ठी भर है, जिनको कभी चौधरी छोटू राम से लेकर सोनेलाल पटेल ने कमेरा बनाम लुटेरा की जंग कही थी, कभी श्रमजीवी के सामने परजीवी कहा था, और कभी अर्जक के सामने अनर्जक कहा था। कभी बहुजन शब्द आया, और वही बहुजन आज का पीडीए है।
तो वो लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं वो देश चला रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकार में वो लोग बैठे हैं। विश्वविद्यालयों में मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत पढ़े लिखे लोगों का मंच सजा है। प्रियंका सोनकर जब अपनी बात कह रही थी तो आप याद करिए, मैं तो अभी विश्वविद्यालय में नहीं हूं, मेरी किताब मन करे तो पढ़िए, अगर आपने पढ़ी होगी तो पता होगा। विश्वविद्यालयों को आरएसएस का गढ़ बना दिया है, संघ की शाखा लगती है। और बनारस, यहां तो विश्वविद्यालय में ही एगो मंदिर है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे वक्त में जब विश्वविद्यालय जो हर धर्म हर भाषा के लिए होता है, उसको एक धर्म के लोगों का वर्चस्व का अड्डा बना दिया। और विश्वविद्यालय में जब थोड़े से लोग वैचारिक रूप से मजबूत होते हैं, तो कभी प्रियंका सोनकर बन करके, तो कभी प्रोफेसर विक्रम हरिजन बन करके आपके सामने वैचारिक रूप से जब अपनी बात रखते हैं, तो लगता है कि ओरिजिनल डिग्री वाले प्रोफेसर बोल रहे हैं, फर्जी डिग्री वाले नहीं है। फर्जी डिग्री किसकी है समझ रहे हैं ना? किसकी पता नहीं आपको भी? अच्छा, बनारस वाले थोड़ा डर के बोलते हैं कि उनका फलाने का नाम लेंगे, बीच बीच में जो है आते रहते हैं। लेकिन भाई बनारस, जिस बनारस को मैं जानता हूं, वो डरने वालों का नहीं है। वो संत कबीर और संत रैदास का तेवर रखता है, आंख में ला करके बात करता है कि गलत हो तो गलत कहेंगे, इसके लिए हम आपके बीच में उस साहस को याद करें। और आजकल तो सुना जा रहा है, पहलवान चोरी सुनल जाए कि कई तरह की चोरी होती है। कोई आपके घर में कोई चीज लूट ले तो पुलिस पकड़ने जाती है, कोई आपका साइकिल चुरा ले तो पुलिस पकड़ने जाती है, आपके घर में डकैती पड़ जाए तो पुलिस के पास जाते हैं। आजकल वो नई चोरी चल रही है जो उनमें पुलिस खड़ा होकर के चोरी करवाती है, और पुलिस ही कहती है कि अगर उस चोरी की बात करोगे तो हलफनामा देना होगा। समझ गए कि नहीं? लोकतंत्र कैसे बचाएंगे? अब आप एकदम, मैं मौजूदा वक्त की बात करूंगा। मामना राम स्वरूप वर्मा ने क्या कहा, हमारे पूर्व के वक्ता ने बहुत शानदार तरीके से बता दिया। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं, हम साहब अब इतने ईमानदार लोग नहीं बचे। हम उनकी बात तो करते हैं, और हम ये जानते हैं कि उन महापुरुषों ने इतना शानदार काम किया है कि पूरे देश में इनकी तस्वीरें लगी होती हैं। लोग अपने सीने में याद करते हैं, जो वैचारिक रूप से जानकार है। जो नहीं समझता है, जो बहुत नालायक है, वो बेटा तो 2000 के नोट के लिए अपनी मां को भी एटीएम की लाइन में लगवा सकता है, उसकी बात नहीं हम करते। जो वैचारिक रूप से सजग है, वो अपने पुरखों की अहमियत को जानता है, उनके किताबों को खरीद के पढ़ता है। तो आपसे भी गुजारिश है, पहले ही गुजारिश कर दे रहा हूं कि जब यहां से उठिएगा, 10 रुपया जेब में हो तब भी एक किताब उसकी जरूर खरीद के ले जाइएगा, ना हो किसी से उधार मांग के ले जाइए। और अगर आपने वो किताब पढ़ ली है तो किसी को गिफ्ट करने के लिए ले जाइए, क्योंकि उन्हीं महापुरुषों की जीवनी से, इन्हीं वैचारिक किताबों से हमें सामाजिक और वैचारिक लड़ाई लड़ने में मदद मिले। मैं कलम की बात करने आया हूं। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि किसी भी चीज को बम लगाकर उड़ा दो। साहब, बम का रास्ता संविधान नहीं देता, इससे बड़ा बम दुनिया में कोई बना ही नहीं। इससे बड़ी रास्ता संविधान के हिसाब से चल करके, इससे बड़ी चीज कोई बदला लेने का ही नहीं। गया जमाना वो जो लोग लाठी लेके लठैती करते थे। आज आप सोचिए, आपकी संख्या ज्यादा है और गांव में आप भी ज्यादा रहते हो, लाठी लेकर खड़े हो जाओ, आपकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद आपके ऊपर गलत कोई करेगा, आप रोक नहीं पाओगे। अगर रोकोगे तो पुलिस आएगी, और पुलिस, अगर आप पीडीए परिवार के हो तो आपका घर बुलडोजर से गिरा देगी, फर्जी मुकदमा लगाएगी, चप्पल पहन करके इनकाउंटर कर देगी। और अगर आप पीडीए से नहीं हो तो आपको सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप बताओ, लाठी से लड़ पाओगे इनसे? क्या मैं आपसे गुजारिश करके सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज की लड़ाई लाठी से लड़ने वाली बची है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब हम अपना नायक और मसीहा मानते हैं, तो ये कहते हुए मानते हैं कि उन्होंने भारत का संविधान बनाया और एक रास्ता आपके हाथ में दे दिया है। कितना भी विपरीत वक्त आ जाए, आपकी लड़ाई बंदूक की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई कलम की लड़ाई है, और संविधान को हाथ में लेकर लड़ी जाएगी। और संविधान ही हमको रास्ता दिखाता है कि हर तरह के अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को हम संविधान हाथ में लेकर लड़ेंगे। वो तो चाहते हैं कि आप तीर तलवार हाथ में लो, या तो आप तलवार हाथ में लो दंगा करने के लिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा दो, और तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, बम लेकर के रोज लड़ो।
ताकि उनको फर्जी मुकदमा करने में देर न लगे। हाथ उठा के बताना, आपके पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जेलों में बंद 80 से 90% लोग पीडीए समाज के हैं कि नहीं है, बताइए जरा हमको। जो ईमानदारी से लड़ता है वो भी जेल में बंद है, और हमारे लोग छोटी छोटी बात में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उनपे भी सबसे ज्यादा मुकदमा डाल करके अंडर ट्रायल कैदी 76% रेशियो है इंडिया का, और आपके प्रदेश में 80% से ज्यादा है। इसलिए लड़ाई संविधान को हाथ में लेकर लड़ी जाएगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जितने महापुरुषों को हम याद करते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि हम उनको फूल माला पहनाएं। आयोजक आए तो हमसे भी कहे कि ये माला आप फूल चढ़ाइए हमने महापुरुषों पर। उसके बाद क्या होगा? ये काम सबसे आसान है। और दूसरा सबसे आसान काम हम लोग कर रहे हैं, भाषण देना, और वो भी तब जब आपको लोग जानने लगे, आपका भाषण सुनने के लिए लोग रुके हों। अब इससे बड़ा सम्मान की बात क्या होगी? मैंने तो अपनी प्रोफेसर की डायरी में किताब में लिखा, हम तो चाहते थे प्रोफेसर बनना, हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारा आज भी मन करता है कि हम अपनी कक्षाओं में रहते, वहां अच्छे प्रोफेसर बने रहते। आईएएस बनने का सपना छोड़ करके आजमगढ़ से चले थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होते हुए वहां पहुंचे, तो हम तो चाहते थे, लेकिन एक ही दिक्कत आ गई, डिग्री सारी ओरिजिनल होने के बावजूद जाति सामने आ गई और विचारधारा सामने आ गई कि नागपुर के उस फर्जी एनजीओ वाले संगठन वालों के सामने न डरेंगे न झुकेंगे, नौकरी रहे या जाए, ऐसी नौकरी गुलामी करके तो हम नहीं लेंगे। और इसीलिए हमने लिखा उसमें कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। और ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं ये कामयाब लोग नहीं हैं अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन लड़ रहे हैं। और मैं कामयाब इसलिए मानता हूं क्योंकि वैचारिक रूप से मजबूत लोग बैठे हुए, और वैचारिक रूप से मजबूत लोग आपके बीच में विचारधारा की बात को लेकर के आए हैं। फिर मैं आपसे सवाल दोहराता हूं, इन महापुरुषों को याद करना सबसे आसान काम, इनकी फूल माला चढ़ाकर एक कार्यक्रम करना, हालांकि ये मुश्किल है आज के वक्त में। अभी अगर ये आयोजक मंडल, ये पूरे आयोजन समिति के चारों लोग वहां से उठाकर देखिए, मौर्य जी, यादव जी, दीप भंते जी, दीप ज्योति जी, मंगेश सरोज जी, रामविलास मौर्य जी, अगर यही कार्यक्रम करने में इन लोगों से आप पूछेंगे तो 1 रुपया जुटाने में बड़ी मुश्किल आई होगी। एक लोगों को, और कई महीने इन लोगों ने मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की होगी। हम तो साहब आए, भाषण दिए, चले जाएंगे, आपका सम्मान, आप लोग भी आए और सुनकर चले जाएंगे। वैचारिक आयोजन का मकसद पूरा होगा क्या इससे? मैं निवेदन करके पूछना चाहता हूं, इन महापुरुषों की तस्वीरों पर माला तो वो नागपुर वाले भी चढ़ाते हैं। देश का प्रधानमंत्री 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाता है और जय भीम भी बोल लेगा, लेकिन उसके बाद 363 दिन रोज उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करता है। वो काम हम न करें, इसका निवेदन मैं इस वैचारिक मंच से करना चाहता हूं। ये महापुरुष पूजने के लिए नहीं है, पूज तो वो भी रहे हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। हम इनके विचारों को गांव तक पहुंचाने के लिए एक कैडर ट्रेनिंग की तरह यह प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ट्रेंड हो, आप जागरूक हो। आप, 2 चीज होती है इस तरह कार्यक्रम में, आप ऊर्जावान होते हैं तो हम आपसे ऊर्जा लेकर जाते हैं कि जब हमारे लोग इतनी तादाद में विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हैं तो हम भी बिना डरे, बिना किसी बुलडोजर से डरे इस विचारधारा की लड़ाई को जिंदगी के आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। ये हिम्मत हमें आपसे मिलती है, इसलिए हम आपके बीच में आते रहते हैं। लेकिन आपको हमसे अगर हिम्मत मिले, हिम्मत देने का विचार, तो बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं इस वैचारिक मंच पर जितना हमारी उम्र नहीं होती उतना उम्र लोगों ने संघर्षों में लगा दी होती। मैं जब यहां आ रहा था तो अर्जक संघ के एक बहुत वरिष्ठ, बहुत बुजुर्ग मौर्य जी डॉक्टर हैं, उनके पिताजी का घुटना खराब है और वो चल नहीं पाते, इसलिए यहां नहीं आ पाए। और मैं जब यहां आने वाला था, मुझे पता चला तो मैंने कहा कि अच्छा 2 मिनट आपसे मिलते हुए चलूंगा। आंखें भर आई साहब। वो केवल ये कह रहे थे कि हम लोग जब अर्जक संघ का काम करते थे, जगदेव बाबू का काम, या उस विचार के लोग गांव में जाते थे तो लोग लाठी लेके दौड़ा लेते थे, लोग हमला कर देते थे। हम लोग बहुत थोड़े से लोग थे,
दिन दिन भर साइकिल पर चल करके गांव गांव घूम करके पर्चा बांटते थे। पाखंड और अंधविश्वास से दूर हो इसके लिए लोगों को जगाते थे। लोग हमारी पीठ पीछे आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे और उसके बाद अपमानित करते थे, लेकिन हमने कारवां रोका नहीं। वो कितनी कठिन लड़ाई थी साहब। आज तो आप मोबाइल खोल करके जान जाते हैं कि हाँ कोई लक्ष्मण यादव है और वो बोल रहा है, इस मंच के सम्मानित वक्ता हैं, ये लोग बोल रहे हैं। आज की लड़ाई तो आसान, एक मोबाइल पर सब कुछ है। मैं कभी कभी उनकी आंखों में जो आंसू भर गए थे, मैं उसे देख करके आया तो मुझे यह महसूस हुआ कि हम क्या उस वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं यही सवाल आपके साथ आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप खूब मजमा जुटा लीजिए साहब, और यहां से निकलते ही यहां पीडीए समाज 90% एक हो जाएगा, लेकिन जगदेव बाबू को, यादव लोगों को लगेगा कि वो हमारे मसीहा तो है नहीं, जगदेव बाबू ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। हमारे वक्ता ने बताया कि जगदेव बाबू 90% की बात करते थे, डॉक्टर लोहिया से लड़ गए थे, और बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर लोहिया से मतभेद था महामना रामस्वरूप वर्मा का और जगदेव बाबू का। दोनों ने डॉक्टर लोहिया का साथ छोड़ा, और उसके बाद जो नारा था, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे को आगे बढ़ा करके इन लोगों ने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल जायज है, लेकिन आज तो तारीख वहां खड़ी है साहब कि मैं उसी इतिहास में याद करता हूं, जब हमारे विक्रम अर्जन जी बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब, तो इन्होंने कहा कि 1932 में जब SC ST को रिजर्वेशन के लिए बाबा साहब अंबेडकर अनशन पर अपना पूना वो कर रहे थे, गांधी अनशन पर बैठ गए, पूना प्रस्ताव हुआ। लेकिन एक बात है कि ऐसा नहीं कि वहां OBC जागा नहीं था, यह गलत तथ्य लिखा जाता है। मैं आपको उदाहरण के साथ, तथ्य के साथ बताता हूं। 1930 में त्रिवेणी संघ बना था, जिसकी अगुवाई 3 जातियों के लोग कर रहे थे, और जिनको आजकल लोग अपने अपमानजनक भाषा में भी बोल देते हैं, अहिर, कुर्मी, कोयरी। यादव, मौर्य, कुशवाहा वंश के और पटेल बिरादरी के लोग त्रिवेणी संघ चला रहे थे। कब? 1930 और 1933। आजकल बड़ा आसान है ये कह देना कि OBC ने तो कोई आंदोलन किया ही नहीं साहब, OBC तो कुछ करता ही नहीं, सारा कांवड़ OBC ढो रहा है, सारा धर्म की मलाई OBC अपने कंधे पर उठा रहा है। हालांकि ये बात बहुत गलत भी नहीं है, मैं इस बात से सहमत भी होता हूं और आज की मानता भी हूं कि धर्म की बात में एक ही बात मुझे आती है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रियंका जी उसी विभाग से, मैं भी हिंदी का हूं। इन्होंने अपने बहुत सारे कविताओं के जरिए जिक्र किया। तो धर्म तो अलग चीज है साहब, लेकिन दुकान जो उसके नाम पर चल गई, उसमें एक शायर ने लिखा, मैं कबीर की धरती पर याद कर रहा हूं, और OBC समाज के जो लोग धर्मांध बने हुए हैं उनको मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा भी कि मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। और कुंभ लगाए थे, कुंभ में कितने लोग नहाए उसको गिन लिए थे, और कितने वहां भगदड़ में मारे गए इसको नहीं गिन पाए। दुनिया में बहुत अच्छे और खराब नेता आए होंगे, इतने झूठे नेताओं का दौर तो देश ने कभी नहीं देखा होगा। ये बात तो यहां से कहनी जरूरी है। और वो सब झूठ बोलते हैं साहब, और पुजारी कहते हैं अपने आप को। इसका मतलब 2 ही बात है, या तो तुमको भगवान का डर भी नहीं है, झूठ तो यहां बोलोगे ना, और जब वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए भी ना वो नरक बना है 22 प्रकार का, जिसमें किसी में समोसा की तरह डीप फ्राई किया जाएगा, तुमको भी किया जाएगा ना। झूठ तो तुम भी बोल रहे हो ना, कितना झूठ बोला, कहीं काटा जाएगा, कहीं क्या किया जाएगा। या तो इसका मतलब तुमको डर नहीं है, या तुमको पता है कि झूठ बोल करके कुर्सी बचाई जा सकती है, और मीडिया को लगा दिया अपना झूठ छिपाने के लिए। बताइए, इसी जगह पर मीडिया में लोगों ने बोला था कि भगदड़ में कितने लोग मारे गए, कितनी जगह भगदड़ हुई। क्या मजाल के साथ कोई बोल दे आज मुकदमा हो जाएगा? और यही कोई और सरकार रहती तो क्या होता था? पुल गिरा था रेलवे का, मंत्री इस्तीफा दे दिया था। हमला हुआ पर मुंबई में, मंत्री, गृह मंत्री इस्तीफा दे दिया। और हमला हुआ पहलगाम में, किसी ने इस्तीफा दिया क्या? और नहीं तो भाषण में कहो, मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है।
तो जवाब काहे नहीं दिए कि जो चारों आए थे वो कैसे आ गए, वो कहां गए? ये कठिन सवाल पूछने पर मुकदमा हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों के ऊपर हुआ है। और जो संसद में जवाब न दे पाए वो आपके सामने हुकूमत कर रहा है। लड़ेंगे कैसे साहब? ये इतिहास बताकर लड़ेंगे कि जगदेव बाबू और लोहिया आपस में लड़ते थे? मैं आपको इतिहास बताने आया हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी आपस में लड़ते थे। दोनों में धर्म को लेकर अलग अलग राय थी, लेकिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिट्ठी लिखते हैं कि आपकी रिपब्लिक पार्टी जो बन रही है, हम समाजवादी लोग भी आपका साथ देना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अक्टूबर में चिट्ठी वापस लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा है कि हम बहुजन लोग, डिप्रेस क्लास के लोग और समाजवादी अगर एक हो जाएंगे तो 90% लोग एक हो जाएंगे तो हुकूमत हमारी होगी। और डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया तमाम झगड़े के बावजूद अंतिम समय में एक होकर के काम करना चाहते थे। मैं आपके सामने इस वैचारिक मंच से जोड़ने का इतिहास सुनाकर जाऊंगा, क्योंकि तोड़ने के लिए तो गांव गांव में एक एक कदम पर आपके सामने चुनौती बनी। एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने के लिए गांव गांव में चौराहे पर बैठे हैं सब। वो चौराहे पर बैठ करके बोलेंगे कि जब पिछली सरकार थी तो 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए थे, और आज तक 5 साल में 56 एसडीएम यादव नहीं हुए, कुल नहीं हुए, 12 कुल सरकार में हुए। और झूठों ने आपकी जहर दलितों पिछड़ों को आपस में लड़ा दिया। और हम भी साहब इतिहास से भी वही चीज निकाल के ले आए। वाकई झगड़ा था, लेकिन हम जानते हैं कि मान्यवर कांशीराम और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव में भी झगड़ा था, लेकिन नारा इसी उत्तर प्रदेश में लगा कि मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए। बाकी का समझदार हैं आप जानते। तो उसके बाद झगड़ा किसने कराया? इतिहास बनारस के लोगों यहां से लेकर जाना। अटल बिहारी वाजपेयी नाम का एक नेता था, और आज तक पर इंटरव्यू देते हुए उसने बोला, जब उनसे पूछा गया कि आपने तो इतना बड़ा 1992 में कांड किया वहां पर अयोध्या में, और उसके बाद भी आप हार गए साहब, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम एक होकर के आपको हरा दिए। तो क्या बोला उसने कि मेरे पांव में 2 कांटे चुभते थे, पहले मैंने एक कांटे से दूसरे को निकाला और फिर दोनों कांटों को फेंक दिया। अगर ये पीडीए समाज इन कांटों को चुभाने और निकालकर फेंकने वालों को नहीं पहचान पा रहा है, तो साहब सबसे आसान काम है इस 90% को आपस में लड़ाने का। बात बताओ, लड़ने का कदम कदम पर क्या नहीं लड़ रहे हमारे लोग गांव में जाकर के? क्या मौर्य बिरादरी पर यादव लोग बाकी बिरादरी पर, वहां जो उनसे कमजोर है वो उस बिरादरी पर, क्या हर बिरादरी अपने से कमजोर बिरादरी पर लाठी लेकर मारने को तैयार नहीं खड़ी? हर कदम पर तो झगड़ा हमारे सामने है। और उन्हीं में से कोई झूठ बोल करके आता है और कहता है कि 86 में 56 एसडीएम तो यादव बन गए और सारा मलाई, और वो जाति जनगणना नहीं कराने देता। वो कल तक कहता था कि सारे थाने यादव चला रहे हैं, और आज क्यों नहीं कहता है कि सारे थाने ठाकुर चला रहे हैं? ये बात कहने में तुमको डर लगता है और कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन इस मंच पर करके जा रहा हूं, 2027 का ऐलान वैचारिक लड़ाई का ऐलान है। ये मत मानिएगा कि कोई चुनावी राजनीति, किसी को सरकार बनाने का या किसी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई तो बची नहीं साहब। अगर लड़ाई है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसी को अगर केंद्र में रखेंगे तो अपने आप जोड़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो पहला पीडीए बनाया था डॉक्टर लोहिया ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पीडीए जब नाम लिखा है आपने, तो हमारे पीडीए का नारा कितना अच्छा। अरे साहब, पीडीए की तो सबसे बड़ी जलती मशाल हमारे सामने तथागत बुद्ध हैं, जिनको पीडीए का अगर मैं पहला कोई रोशनी मानता हूं तो वो पूरे बहुजन समाज के लिए रोशनी का काम करते हैं। संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद ने पीडीए की रोशनी जलाई थी, पाखंड अंधविश्वास से दूर करने की रोशनी जलाई थी। उन्होंने लिखा भी था और तमाम चीजें लिख करके, आजकल तो एगो गाना इनका चलता है, इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। संत कबीर लिख रहे हैं, बनारस के लोगों कबीर को भी जानो, डाली फूल जगत के माही, जहां देखा वहां तू का तू। वो आजकल सब बाहर बिजनेस कर रहे हैं, यहां बनवा दो वहां बनवा दो और हर जगह उसके नाम पर लड़वा दो। हाथी में हाथी बन बैठे, चीटी में है छोटो तू, और होए महावत ऊपर बैठे, हाकन वाला तू का। संत कबीर को यहां से पढ़िएगा। चोरों के संग चोरी करता, आजकल एक चोरी का सबसे ज्यादा नारा लग रहा है, जरा आप लोग बताइए, देखें अपडेट है कि नहीं।
कौन सी चोरी? वोट चोरी। और मैं भी यहां से कह रहा हूं, संविधान ही नहीं बचेगा, आप सरकार क्या बनाओगे जब आपकी वोट चुरा ली जाएगी? और खुलेआम चोरी नहीं, डकैती हो रही है। भूल गए उत्तर प्रदेश में ये मिल्कीपुर और कुंदरकी में पुलिस पिस्टल लेकर के सामने खड़ी हो गई थी साहब। और पुलिस का काम आधार कार्ड चेक करना नहीं है, पुलिस आधार कार्ड चेक करके देख रही थी कौन वोट डालेगा और कौन वोट नहीं डालेगा। एक वीडियो, पता नहीं नौजवान जो हमारे तमाम साथी आए हुए हैं, पुराने लोग नहीं देखते होंगे, आजकल रील्स चलला, रील्स में आजकल तो लोगों ने कथा वाले के देखा तो बा, गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। तो एक औरत बोलती है, गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोट कोट प्रणाम है। देखा था कि नहीं ये वाली रील? एक कहता है आप क्या खाते हो बच्चे? तो कहा बिस्कुट। का मत खाया करो क्योंकि उसमें विष कूट कूट के भरा हुआ है। एक दूसरा पाखंडी है, वो लाइव टेलीविजन पे हनुमान जी ने नंबर दिया रावण का, हेलो रावण इसका पर्ची बना दो, देखो इसको नौकरी मिलेगी कि नहीं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाला है, इसका आरक्षण मिलेगा कि नहीं, पर्ची बना दो। ये सब पाखंडियों की रील्स चल रही है। और खुलेआम आपके यहां पीडीए का 69,000 शिक्षक भर्ती लूट लिया गया। क्या कर पाए साहब? बचा पाए? अरे राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, फूले और पीडीए की बात मैं विरासत में ले जा रहा हूं तो साहब देखो, कबीर से लेकर के पूरा महापुरुष ही पीडीए थे। और कबीर साहब ने क्या गजब लिखा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में आयनहन को लेके को दुकान दे ले कि हई देवता की पूजा के यहाँ आवा, वहां जा, यहाँ जा, कुल अलग अलग। एगो अभी कल यहाँ एगो हम वीडियो देखा था, नहीं भोजपुरी समझ जाला लोगन ना, वो बोलबे करन आवन तो हमार प्यारा बनारस का भाई बहन लोग, इतना खराब भोजपुरी। गुजराती आदमी कौनो भाषा बोली तो इतना खराब बोली, एक तू नोट करके धर लिया, वो कौनो काम ठीक ना करन। और वहां आकर के क्या बोला कि ऐसे ये कबीर की वाणी कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस बात को कहने वाला तो इसी धरती का आपका कोई बेटा था। और उनको क्या बोला? कबीर के खिलाफ क्या आंदोलन नहीं हुआ? कबीर के खिलाफ लोग खड़े नहीं थे, क्योंकि कबीर ने लिख दिया था, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीर कलयुग कठिन है, साधन चीन है कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिहका आदर होए। आजकल कामी क्रोधी मस्खरा, चिन्मयानंद याद है ना, किसके पार्टी में था? कौन बलात्कारियों के पक्ष में झंडा लेकर के उतरता बचाने? आप सोचिए किनसे आपका झगड़ा है साहब। और महात्मा कबीर पहले ही कह गए कि इस कबीर कलयुग कठिन है, साधन चीन्हे कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर हो। आजकल कुल मस्खरी करन। एगो हम छत्तीसगढ़ में गए थे, एगो नया नया बाबा आयल, वो कहला एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ऐसे बोलला हो लोटा लेके। वहां कुल कहा ना कि लोटा हमारे घरे में, पानी भी हमारे घरे में, लेकिन कुल समस्या भी हमारे घरे में। एगो शायरी में एक शेर हमको एक आदमी भेजा, उसने शेर लेकर के क्या बोला कि सबको जानकर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी, और मंदिर से दान पेटी हटा लोगे तो भगवान नाराज होगा या पुजारी। अब समझदार को इशारा काफी। अब ऐसे ढेर ना बोला, नहीं तो 2-4 मुकदमा तो हो जाए। लेकिन हम तो अपनी बात कर भी नहीं रहे। अगर कबीर पर बात करना बैन हो गया हो तब तो बात अलग है। मुकदमा करना है तो संत कबीर पर करो, जिनका लहर तारा से लेकर कबीर चौरा तक आज भी डंके की चोट पर यहाँ खड़े हैं। और जब तक असमानता और मानवता की लड़ाई रहेगी तब तक संत कबीर जिंदा रहेंगे। और इसलिए संत कबीर ने वो सारी लड़ाई लड़ते हुए आपके सामने ये बात कह दी थी। आजकल गुलगाना गावन है, ये दुनिया एक गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। और क्या लिखा उसने, ये दुनिया एक गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। अयो कुल वही कुल गावन है जो ने अपने कबो न देखल है। तोहरे बदे वहां कुल नाव लगेले, वहां बैतरणी पार करेंगे। संत कबीर ने कहा भाई कि आपके भीतर जो है उसी को मानो,
तथागत बुद्ध के बाद दूसरे गुरु संत कबीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे और वो भी पीडीए की बात करते थे। इसी बनारस में रविदास जी ने लिखा कि जाके सिर सब ढोल ढोंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करें दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। उस रविदास को याद करना, बनारस में खड़े होकर के इस वैचारिक मंच की शोभा बढ़ाना है। जिनके सामने सब दंडवत हो जाते हैं, उनके सामने संत रविदास चट्टान की तरह खड़े थे। तो ये संत रविदास और कबीर की बात है। और जो पीडीए की बात करते थे, महात्मा फूले जो तीसरे गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माने, और याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता बनाने वाले लोग, डॉक्टर अंबेडकर 3 गुरु मानते थे, 3 में से एक भी दलित नहीं था, एक भी उनकी जाति का नहीं था। बताओ पीडीए बना कि नहीं बना? माली समाज से आते थे महात्मा ज्योतिबा फुले। और यहां जितनी किताबें लगी हैं, हम यहां पर आधा घंटा रुकेंगे, आप सबसे मिलकर जाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि यहां महापुरुषों के बारे में अगर 10 रुपया भी जेब में हो तो पतली सी कोई किताब खरीद करके जरूर जाइएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है, तभी इस कार्यक्रम का कोई मतलब निकलेगा। आप पढ़ेंगे नहीं साहब तो लड़ेंगे कैसे? ये सारे लोग जब शिक्षा हाथ में आई, संत महात्मा कबीर भी तो कहते थे, पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक होए, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। लेकिन पढ़ने का जज्बा था और पढ़ाई उनकी ज्ञान की थी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी और तू देता उलझाई रे, और मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये संत कबीर लिख के गए। और एक और कहानी सुनिए, संत कबीर के पास जब एक कोई ऐसे ही व्यक्ति जो सारे वेद पुराण का ज्ञाता था, वो जब पहुंचा, उसकी मां ने कहा कि मैं तुमको विद्वान तब मानूंगी जब तुम कबीर को शास्त्रार्थ में हरा दोगे। तो वो एक बैल पर सारा ग्रंथ लाद करके, कि मां ने कहा है तो बहुत बड़े विद्वान होंगे, तो कबीर से मिलने गए। तो कबीर घर पे नहीं, ये कथा है, पुरानी कथा। और कबीर से जब उन बेटी ने दरवाजा खोला तो उस आदमी ने कहा कि बुलाओ, कबीर कहाँ हैं? मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं। बनारस के बौद्धिक लोगों, इसका संदेश समझना। उस बेटी ने कहा इस बैल पर क्या है? तो उसने कहा मैं सारे ग्रंथ पुराण, सब वेद पुराण लाद के लाया हूं और आज कबीर को शास्त्रार्थ में हरा कर जाऊंगा। तो उस बेटी ने एक दोहा कहा कि जन कबीर का शिखर घर, बाट सलेली गैल, और पांव न टीके पिपील का, और पंडित ला दे बैल। आप सोचिए, कबीर उस जगह रहते हैं जहां इतना रपटीला रास्ता है, अगर चलने लगो तो चींटी का भी पांव वहां टिक नहीं सकता, फिसल जाओगे, और तुम बैल लाद करके कबीर से मिलने आए हो। ये क्या कहता है कि इन ग्रंथों और इन तमाम चीजों से ऊपर कोई है, जो कबीर ने अपने उस आंख से देखा जिससे सांसारिक ज्ञान नहीं, उस तरह का वैचारिक ज्ञान था जिसने इस दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया। उस मानवता को पाठ पढ़ाने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों के जीवन। और आज साहब आपको कोई कहता है कि कांवड़ लेके जाओ, मैं आपको एक होमवर्क देके जाऊं, कांवड़ यात्रा का किस ग्रंथ में उल्लेख है, जरा हमको खोज के बताइएगा, शोध करके बताइएगा। किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है कि डीजे बचा के जाएगा? और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। और सड़क पर इतने दिन क्या हुआ तांडव, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। हम धर्म के खिलाफ नहीं बात कर रहे, लेकिन सरकार में बैठे लोग धर्म और धर्म के नाम पर फर्क करने लगे तो मानकर चलिएगा कि वो सबका राज नहीं चला रहे, वो बाबा साहब का संविधान का राज नहीं चला रहे, वो जाति और धर्म देख करके राज कर रहे हैं और बाकी लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। अपना बेटा बेटी जाएगा विदेश में पढ़ने, ये प्रोफेसर लोग बैठे हैं, और कभी मन करे प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं वैचारिक लोगों, शिकायत करना हो तो बड़ा आसान है। इस मंच से भी अगर मैं आरएसएस और बीजेपी की शिकायत करूं तो गुदगुदी बड़ी होती है कि हाँ ठीक कला, कुल चोर हुआ, कुल लूट लेता हुआ, कुछ पाखंड फैला देना, कुल हमनी का माल लुटा गल, हमनी का बेटा बेटी पढ़ाई ना करत हुआ। जब कुल जानत हुआ तो लड़ाई कैसे लड़ल जाए, ई बतावा भाई। वो तो जो काम करना है उसको कर रहा है, उसका 100 साल पूरा हो गया उसके संगठन का ना। और डॉक्टर अंबेडकर जितना पार्टी बनाए थे, सारी पार्टी टुकड़े टुकड़े में क्यों टूट गई? बताओ जरा, कठिन सवाल आप भी बताओ। समाजवादियों ने जितना दल बनाया था
उसके इतने टुकड़े हुए कि अलग अलग हो गए। और धोखा किसने दिया? हमारे लोगों ने हमारे लोगों को दिया। इसलिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का निवेदन मेरे भाषण का आखिरी निचोड़ है। 10 में 5-6 बातें ऐसी आपको मिलेंगी, हर समाज हर जाति आपस में लड़ जाए। और कहिए तो आपको घंटों यहां गिना दूं, लड़ने वाले तमाम मुद्दे आपको बहाने मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जुड़ने का जहां बहाना हो, केवल जुड़ने के लिए एक हो जाइएगा। 90% लोगों को एक होना पड़ेगा। एक करने के लिए अब ललई सिंह यादव या जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा वापस आएंगे, जन्म लेंगे? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वापस लौट के आएंगे? अरे वो तो हमसे हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी, तुमको जब पैदा हुए तो संविधान मिला था? बताओ मंच के लोगों, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताओ। और मैं भी कहता हूं हर मंच से देश भर के कि मैं आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चराता, अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और बीपी मंडल का मंडल कमीशन नहीं होता तो वहीं जाकर के गाय भैंस चरा रहे होते। तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने चराया है। और गालियां अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे, बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से ही पूर्वांचल में गाड़ी ना दे कुल। हिरक बुद्धि 12 बजे खुले ले, और तब लाठी कहां गई है। लेकिन एक बात यह भी है कि जो लाठी लेकर लड़ा, जिसके खिलाफ लड़ा, उसने लड़ने वाले को ही अपने बाकी समाज को दुश्मन बना दिया। संकेत में इशारा कह के जा रहा हूं। यही बीपी मंडल साहब हैं, इनकी पूरी कहानी इन्होंने बता दी। यही कर्पूरी ठाकुर हैं, यही जगदेव बाबू हैं। इन सारे लोगों के खिलाफ कोई एक भी दलित खड़ा हो तो बता दीजिए। ये सारे ओबीसी लोग थे। पीडीए यहां जिंदा। डॉक्टर अंबेडकर का विरोध ओबीसी ने नहीं किया, लिख कर ले जाइएगा। ये झूठ बोलते हैं लोग, जाकर के कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का विरोध ओबीसी ने किया। शिवदयाल सिंह चौरसिया पहले आदि हिंदू सभा बनाए थे, और कुछ लोगों के पास गए, बनारस के लोगों, 5-10 मिनट और बैठ जाना, कुछ जरूरी बातें सुनकर जाना, क्योंकि बहरूपिये और वो तमाम बहेलिये भी आएंगे जो जाल फैलाकर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और तमाम लोगों का वोट लेने के लिए झूठ का प्रचार करने आपके गांव में आएंगे। कनथुकवा गिरोह मैं कहता हूं, वो इतिहास सच्चा नहीं बताएगा। और मैं इसलिए आपको ये निवेदन करके जा रहा हूं, उस इतिहास से सकारात्मक जो सीखना है वो सीखिए, नकारात्मक तो आपके आसपास मोहल्ले में पड़ा हुआ है। इटावा की घटना नहीं, संकेत है। अगर उनके मुताबिक 15 साल पुरानी भी चोटी रहेगी, तब भी जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये यादव होकर के कथा सुना रहा है, वो चोटी काट लेने में उसको शर्म भी नहीं आएगी, और वो डरेंगे भी नहीं कि आपके ऊपर कुछ छिड़क करके पवित्र कर दे। ये 2025 की घटना है। बताओ ये किसका दोष है? वो आदमी तो बुद्ध की कथा भी नहीं कह रहा था, वो आदमी तो उन्हीं की कथा कह रहा था। और बताओ वो लोग कहां हैं जो कहते हैं कि पीडीए के नाम पर लोग जातिवाद फैला रहे हैं, ये समाजवादी और बहुजन लोग जातिवादी हैं? किसने नारा लगाया था कर्पूरी ठाकुर को कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे? एक भी दलित ने यह नारा लगाया? और जानते हैं गुनाह क्या था कर्पूरी ठाकुर का? क्योंकि बिहार में उन्होंने 26% आरक्षण, साथ ही उनका जो निवेदन था, उस निवेदन का इंप्लीमेंटेशन कर दिया था पहली बार मुख्यमंत्री बनके 1977 में। और जैसे ही आरक्षण ओबीसी और तमाम लोगों को मिला, आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां। कर्पूरी नाई समाज के थे तो तुम गाली दिए? और कौन था गाली देने वाला? बनारस के लोगों, एक भी मुसलमान ने गाली दी क्या कर्पूरी ठाकुर को? और कोई आएगा आपसे कहेगा कि सारा झगड़ा आपका मुसलमान से है। ओबीसी दलित को आपस में एकजुट मत होने दो। राम नरेश यादव यहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, पुराने जितने वैचारिक लोग हैं जानते होंगे, राम नरेश यादव ने 14% पंचायत में आरक्षण दिया था, और वही नारा बदल गया। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, और बार बनावा कर्पूरी, ये भैंस चरावा राम नरेश। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, वैचारिक मंच है, और यहां से यह बात निवेदन की तरह लेके जाइएगा। शिवदयाल सिंह चौरसिया पनवाड़ी समाज से आते थे, और आदि हिंदू सभा बनाए, और पर्ची काटने गए कि मैं आदि हिंदू सभा बनाया हूं, तो एक व्यक्ति सामने, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, याद रखिएगा हमें जातियों से लड़ना ही नहीं। हर जाति में कोई पंडित, महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी पैदा होता है, तो दूसरी जाति में कोई विश्वनाथ प्रताप सिंह भी पैदा होता है, जो मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का भी काम किया। आप सोचिए
लड़ाई जातियों से नहीं है, लड़ाई उस मानसिकता से है जो जाति के नाम पर नफरत करती है। पंडित राहुल सांकृत्यायन तो हमारे आजमगढ़ के थे, पंडित थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा है बुद्धिज्म अपना लिया था राहुल सांकृत्यायन ने। और उन्होंने एक किताब लिखी है पतली सी, अगर मौका मिले तो पढ़िएगा, तुम्हारी क्षय। कुछ होमवर्क भी देके जा रहा हूं, एक पतली सी किताब, उस किताब को पढ़िएगा। वो बताएंगे कि पाखंड और अंधविश्वास कितना बुरा होता है और आपके घर घर में घुस गया। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया जब पर्ची काटने गए तो उनसे कहा कि मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू, आइए पर्ची कटा लेते हैं, हिंदू महासभा का, आदि हिंदू सभा का कार्यक्रम हो रहा है। तो सामने से आवाज आई, हम हिंदू थोड़े, हम तो आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं, और तुम तो पनवाड़ी हो। शिवदयाल सिंह चौरसिया वापस लौटकर उस पर्ची को फाड़ते हैं और बैकवर्ड क्लासेस लीग 1930-40 में बनाते हैं। और उसका जब 1940 के बाद लखनऊ में अधिवेशन होता है तो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियाल अली सिंह यादव और उसके बाद शिवदयाल सिंह चौरसिया, इन लोगों ने एक कार्यक्रम में अध्यक्षता कराई पेरियार रामास्वामी नायकर से, और दूसरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कराई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। यह है पीडीए एकता जो पहले से हमारे महापुरुषों की बनी हुई। वो एक हो रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर को बुलाए, और आज भी डॉक्टर अंबेडकर की एक तस्वीर आपको मिलेगी जिसमें पीछे लिखा हुआ है भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, यानी भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ बना जो ओबीसी के लिए लड़ रहा था। शिवदयाल सिंह चौरसिया और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियाल अली सिंह, और उस समय एक गलती ओबीसी के लोगों से हुई जो डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मान पाए कि उस समय 1931 की जनगणना के मुताबिक जब आरक्षण मिलना था तो बहुत सारे ओबीसी को यह भ्रम था कि वो तो श्रेष्ठ हैं, अछूत तो थे नहीं, उनके हाथ का पानी भी सब पीते थे, उनको मंदिर में भी जाने देते थे, तो उनको लगा कि वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए कई जगहों पर विरोध हुआ। लेकिन बीपी मंडल एक ऐसा व्यक्ति जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3743 जातियों को जो बिखरी हुई थी उनको एक माला में पिरो करके गए कि बैकवर्ड क्लासेस लीग, और उसी में हमारे ये कुशवाहा साहब बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक जमाने में मान्यवर कांशीराम जब आंदोलन शुरू किए 85% की बात करते थे, तो नेता पैदा किए हर जगह से, और वहां पर सुखलाल कुशवाहा, क्या गजब का तेवर भाई। पिछली बार जब मैं गया पता ही नहीं साहब, कुशवाहा बिरादरी के, और बात 90% की बात करते थे, मानवर कांशीराम के नर्सरी से निकले थे। सोनेलाल पटेल, उनका सारा वो पूरा का पूरा समाजवादी और बहुजनों का पीडीए ही तो था। लेकिन वही पीडीए से आजकल कुछ जने अलग अलग छिटक गए लौवन, जो पहले किसी और दल में होते थे तो भाषण देते थे कि लात खाते हो तो मंदिर में जाते हो कि थाने पर जाते हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक नंबर का झूठा दिल्ली वाला और 2 नंबर का झूठा लखनऊ वाला। अरे भाई भाषण समझ पाएगी नहीं किसकी बात हो, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे लोगों को हाथ जोड़ करके, और याद रखना, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी समाज का व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं, तो अपने समाज से लड़ने के लिए उसको उस तरह से ट्रीट मत करना कि वो दुश्मन, वो भटका हुआ हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज भी बहुत सारे लोग मनुवाद के चक्कर में फंस गए हैं, उन्हीं को तो बाहर निकालना है। जो जगे हुए हैं उनसे हुकूमत बन गई होती तो आज उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आपका राज होता। लेकिन आप साहब उसको चिढ़ाते हो, जो दूसरी तरफ चला गया उसके ऊपर कटाक्ष करते हो, कोई मंदिर जा रहा है तो उसके ऊपर मजाक उड़ाते हो, तो अगली बार वो आपके कार्यक्रम में भी नहीं आएगा। लिख के रख लीजिए, क्योंकि धर्म के नाम पर वो डरता है, इसीलिए वो वहां जाता है। आप उसको प्यार से बुलाओ, उसको अपने पास बिठाओ, कितना भी कुंटल दूध हो, 2 नींबू का रस अगर निचुड़ गया तो आज नहीं कल वो दूध फटेगा, और उसके बाद आप अपना खेल तमाशा देख लेना, अपने विचार को वहां तक जाने दो। कुछ लोग बहुत रेडिकल होकर के कैंची लेके घूमते हैं, तो संघों में जाला हुपटियों में हुआ तो रहे था भैया, ओहर से हर आए गल ना, हमनी का कुल वोट लेके वो झूठा कुल राज करत हूँ, और उन्हन का वोटवा लेवे बदे तो हम लोग एकदम कटारी लेके चल रहा है, ये संघी है। कोई बात नहीं, संघी है तो बुलाओ, उसको अपने पास बिठाओ, और कोई अगर आपकी आलोचना करे तो उसको निवेदन के साथ सुन लेना, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग गर भाई से हो
तो हार जाना चाहिए। ये मैं निवेदन करके जा रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत खराब है। मैं भी चाहता तो घंटों यहां पर खड़े होकर के इतनी किताब तो पढ़ी है हमने, काहे कि हमारी कुल डिग्री ओरिजिनल है। अब पढ़ लिख के वहां ले पहुंचल है, न चाय बेचली न भीख मंगली, तब वो वहां ले पहुंच गए नहीं अपने पढ़ाई लिखाई या शिक्षा की बदौलत। और तोहरे राज में क्या होता, 27-26 हजार तो स्कूल बंद हो गई ना, 5,000 मर्ज होता हुआ और 26,000-27,000 स्कूल बंद हुई। अहे चौरावा से बाएं घुमबा तो दुकानी पे लिखल है कंपोजिट ठेका, महा चिल्ड बियर और देसी दारू और अंग्रेजी दारू एक का जगह मिलेगी। ये किसका राज चल रहा है? तुम स्कूल बंद कर रहे हो और ठेका घर घर खोल रहे हो। गांव गांव में जाइए, देखिए बच्चों को शिक्षा मिली नहीं, नशा हो गया। गांव गांव में लोग नशे में बर्बाद हो गए पीढ़ी, क्योंकि शिक्षा नहीं मिली तो चेतना आई नहीं। और जो बच्चे यहाँ बीएचयू के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, और जाके पूछना बीएचयू के हमारे शिवदास जी हैं, हमारे बहुत सारे मनीष भाई आए हुए हैं, एक्टिविस्ट लोगों से जरा पूछना आप जाके, यूनिवर्सिटी में रोस्टर खराब है ये पूछिए। ये प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए और आप साहब केवल यही कमी निकालते रह गए कि यादव मौर्य से लड़ जाए, मौर्य पटेल से लड़ जाए। फतेहपुर में पटेल की हत्या हुई, वहां मिलने किसी से नहीं जाने दे रहे। पाल समाज का वहां पर अपमान किया, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, खुलेआम आपके खिलाफ काम किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं क्या मार खा रहे हैं। हम लोग हर जगह तराजू लेकर बैठे हैं, कौन शुद्ध अंबेडकरवादी है और कौन शुद्ध अंबेडकरवादी नहीं है। अरे भाई हाई लक्ष्मण यादव का तस्वीर था, वो फलाने नेता के साथ है, इनकर बात अब ना सुनल जाए। अच्छा ये बतावा, बाबा साहब के अंबेडकर के नाम पे अगर विचारिक पार्टी बने रहते, एक पार्टी बनल हो। अब समझदार को इशारा काफी। लेकिन एक बात याद रखना, जब गांव में आग लग जाती थी ना, गेहूं का फसल पकी हुई हो, तो इस बात का इंतजार नहीं करते कि जब तक गांव की आग आपके खेत तक नहीं आएगी तब तक आप उसको बुझाने के लिए नहीं दौड़ते। पुराने किसान लोग जरा बताना, जो पूरा गांव दौड़ पड़ता था साहब, और हाथ में वो पेड़ की छाल लेकर के, और जहां पर आग लगी है वहां सारा गांव इकट्ठा होकर के बुझाता था। इस बात का इंतजार नहीं करता था कि आपके खेत तक आग आएगी कि नहीं। और आज संविधान ही लूटा जा रहा है, संविधान को छीना जा रहा है, और संविधान को छीन करके और ढपोर शंखों का राज है। एगो कहानी याद आ गई, एगो सुन ला। ये संतों की कहानी है। एगो ढपोर शंख बाजार में बिकत रहे, एगो शंख रहे और एगो दुकानदार रहे। तो एक आदमी के पास गया, दुकानदार बोला एगो ऐसी शंख है, इससे आप जो मांगेंगे आपको दुगुना देगी। तो एक आदमी गया और कहा ढपोर शंख 1 रुपया दे। तो सामने ढपोर शंख से आवाज आई, 1 रुपया का 2 रुपया ले। वो आदमी खुश हो गया कि एक चुपचाप खरीदा और घरे लेके चल ले, अकेले में बैठ के ऐसे 15 लाख मांगल जाए। समझदार के इशारा काफी। आदमी पैसा देकर के जितना जेब में था ढपोर शंख खरीद लिया और ढपोर शंख को ले गया घर, और अपनी पत्नी को बुलाया, कहा चुपचाप कुल कमरा बंद कर दे और एक बहुत गजब का चीज लिया है। कह का लिया हुआ? कह देखा शंख लिया है। कह का है माँ? कह धीरे बोलिए। अब देख कि संख्या से कब 1 रुपया दे तो कहीं 2 रुपया ले। तो सब पूरा माहौल बन गल। तो वो आदमी कहला ढपोर शंख 1 रुपया दे। तो सामने से आवाज आई 1 रुपया कहे 2 रुपया ले। तो कहला कि अच्छा चल 2 रुपया दे। तो कहे 2 रुपया का 4 रुपया ले। तो वो कहला कि अच्छा रुका, कोनो बात ना 4 रुपया दे। तो वो कहे 4 रुपया का 8 रुपया ले। तो कहे कि अरे कुछ तो दे। तो ढपोर शंख कहला कि जवन देला वह देत हैं, हमके केवल वादा करे आवला, निभावे हमरे कुछो ना आवला। तू तो ठगाए गईला जो ढपोर शंख लेके आ। बनारस ना ठगायल, लखनऊ से दिल्ली ले कुल ठगाई गए। बनारस तन ढेर ठगायल। आजकल तो सुनत है कि यहाँ का लोग दूसरे के सांसद घोषित कर देना कि हे भैया वो चोरी करके बनल बा, हमार सांसद तो ही है जो 6000 वोट से आगे चलत रहा। समझदार को इशारा काफी। मेरा निवेदन, मैं फिर से अपनी बात को खत्म करके जा रहा हूं। ये जो ढपोर शंख वालों का राज आ गया, इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, महंगाई की मार, रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, क्या क्या वादा किया था। बुलेट ट्रेन चलल, 15 लाख अकाउंट में आयल। अच्छा स्मार्ट सिटी बनल। अच्छा एगो गांव गोद में लल्ले रहना फलाने, वो गोदिया में है कि बढ़ल?
भुला गए ना लोगन। वो ढपोर संघ को पता है कि ये भारत की जनता भावुक है, इसको ये नए नए जुमले देते रहो, ये पुराना जुमला भूल जाएगी। और धर्म के नाम पर लड़ा दो, ये तुरंत तलवार लाठी लेकर के चौराहे पर लड़ने खड़ी हो जाएगी। और इसके बच्चों का स्कूल बंद हो गया, और मैं बहुत शर्म के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक भी आंदोलन खड़ा हुआ क्या कि कुछ भी हो जाएगा, हम अपना प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये पीडीए पाठशाला चलाई, एगो इतना लखनऊ में बैठल हुआ, सोचा जी पढ़ावे गए उन्होंने पे मुकदमा कर देना कुल, सोचिए मुकदमा उन्हीं सबों पे कर दिया। इसलिए मैं आपको कह के जा रहा हूं, ईवीएम पहले वोट लूटा गया, और याद रखना वैचारिक महापुरुषों के कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये निवेदन करके जाना, ये मान्यवर कांशीराम के बगल में नेताजी की तस्वीर लगी है, यहां पर देखो बीपी मंडल साहब के बगल में रामस्वरूप वर्मा की तस्वीर लगी है। आप यहाँ मैं तो बहुत खुश हूं, आयोजकों को बधाई देंगे कि फूलन देवी की तस्वीर लगी है, और मंत्री जी वर्मा जी मौर्य जी बैठे हुए हैं, और फूलन देवी ने क्या गजब का काम किया। और यहीं के नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जब उनको सजा माफ करके संसद पहुंचाया, तो दिल्ली में बैठ करके क्या क्या अपमान किया गया था। आजकल कुल आतंकी मामला जिसके ऊपर चल रहा था वो भी संसद में गया था कि नहीं गया था। गांधी के हत्यारे के महिमा मंडन करने वाले संसद में बैठे कि नहीं बैठे। आज इसलिए मैं निवेदन करके जा रहा हूं, ये जो सतरंगीपन है ना, इसको अपना मानना। गांव गांव में चलो रैली शुरू करें साहब, ये कुछ दिन के लिए पार्टी का झंडा अगर न पसंद आए तो पीछे रख देना। लड़ाई पार्टी की है ही नहीं, लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की है। आप अगर इस किसी पार्टी के झंडा से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, बाबा साहब का संविधान हाथ में लो और एक नारा लगाओ, पीडीए एकजुट होगा और पीडीए एनडीए को हराएगा, और पीडीए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी सरकार बनाएगा, और बाबा साहब के संविधान से इस देश को चलाएगा। संविधान के नाम पर एक हो जाओ, ये आखिरी में मैं निवेदन करके जा रहा हूं। लड़ाने वाली हजार बातें, यहीं से बाहर निकल जाओ। झगड़ा कराने का 20 मौका आपके सामने, लेकिन झगड़े में लड़ते रह गए। याद रखना, एगो गांव में एगो पिता पुत्र गधा लेके जात रहना, तो एगो गांव से गए ना, तो कुल गांव वाले कहना कि बड़ा कुल बैल बुद्धि हुआ, गधावा है, दोनों बाप बेटा पैदल है जात हुआ। तो बाप का कहला बेटा के बैठा दल। दूसरे गांव में गए तो कुल कहना बड़ा बेइज्जत बेटा है, बाप पैदल चलत है, बेटुआ गधा बैठल है। तब बपुआ का कहला अपने बैठ गल, बेटुआ के उतार दल। फिर तीसरे गांव में गए तो कुल कहना कि देखा बपुआ कितना निर्लज, बेटुआ नीचे है, अपने ऊपर बैठ के जाता। तो वो का कहला कि दोनों जने बैठ गए। तो चौथे गौवा में गए तो गौवा वाले कहना अरे है कुल आदमी हुआ कि जानवर हो, दोनों बैठ गए ना, गधवा का जान ले ली है का। वो कहला ऐसा गधा है कि हम कहीं खूटा पे बांध दें, हम पैदल चला। ये भाई दुनिया है, यही कार्यक्रम से बाहर निकलो, कहा जाएगा कि अरे तो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, अरे भाई ये मत कोई मुसलमान नहीं था, अरे भाई इसमें तो ये नहीं था। भाई बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों आप जाल में फंसना मत। यही निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं। और जाल में निवेदन इसलिए क्योंकि अगर अब की फंस गए, कह दिया था हमारे पुर के पेरिया ललई सिंह यादव ने, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए, और बलवान का बाल न बांका भया, और बलहीन सदा तड़पाए गए। और याद रखना, जो कमजोर होता है उसकी हुकूमत कभी नहीं आती, कमजोर लोगों को कोई नहीं पूछता है। आज अगर आपकी वाकई लाठी में दम है तो ओबीसी समाज से जितने यादव लोग आए होंगे, मेरा निवेदन मान के जाना, अगर आप किसी आपकी लाठी में दम है तो जितने यादव जी लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर के लाठी अपने गांव के चौराहे पर खड़े रहना। अपने से कमजोर अगर एक भी एससी एसटी ओबीसी के ऊपर कहीं कोई अन्याय करता दिखे तो लाठी अपने से कमजोर पर मत चलाना, और जो अन्याय कर रहा है उसके ऊपर लाठी चलाना, तब मैं मानूंगा कि आपकी लाठी में दम। ये मेरा निवेदन है। और इसी तरह से जिसकी जितनी संख्या भारी, जाति जनगणना के लिए नारा लगता है, उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं भी एक नारा लगाना चाहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी।
हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम लोग दो बात कोई गलत कहेगा तो सुने, हम उसको सुन करके भी अपनी बात को यहां रखें। जिसकी आबादी ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। और ओबीसी का पूरा समुदाय, अति पिछड़े समुदाय का, कोई चौरसिया मिले आपको, कोई पनवाड़ी मिले, प्रजापति मिले, चौहान मिले, पाल मिले, कोई निषाद, राजभर, मल्ला मिले, अगली बार आयोजन समिति जब बनाइए तो इस मंच पर अति पिछड़े और दलित समाज के इन वक्ताओं को खोज कर लाइएगा। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उनको वक्ता बनाइए, तब जाकर के असली पीडीए और मजबूत होगा। इसका मैं निवेदन आपसे करके जा रहा हूं। और उनको जोड़ना है हमको, और उन जोड़ करके तब हम आगे लेके जाएंगे। और एक भी लाठी ओबीसी समाज के लोगों, संकल्प लेकर जाना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, आपके सामने अगर कोई भी है तो उसके ऊपर अगर आपकी एक भी लाठी चलती है तो मैं मानूंगा कि आप बाबा साहब के संविधान और इस पीडीए के विचार के विरोधी हैं। और हम आपको अपने में नहीं गिनते, हम आपको अलग गिनते। जो विचारधारा में हमारा होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो राजपूत थे और मंडल लागू किया, और मंडल लागू किया तो क्या हुआ था, यूपी वालों भूल तो नहीं गए। पहले वही विश्वनाथ प्रताप सिंह नारा लगा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू की तो नारा बदल गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक। तो हमको विचारधारा के नाम पर अपने नायक चुनने, इसलिए विचारधारा के नाम पर बाबा साहब अंबेडकर हमारे नायक, विचारधारा के नाम पर भारत का संविधान पीडीए का मूल ग्रंथ है। अभी किताबों की दुकान से मंडल कमीशन की सिफारिश, गुलामगिरी, जाति का विनाश और भारत का संविधान मिले तो उसको खरीद के ले जाना। मंदिर जाते हो जाना, पूजा करते हो करो, और जब पूजा से खाली हो जाओ तो भारत का संविधान और मंडल कमीशन पढ़ लेना। तब आपको पता चलेगा हक, अधिकार और सम्मान देने का रास्ता बाबा साहब के संविधान से होकर जाता है। और वही संविधान ही आपकी संजीवनी है, वही संविधान ही हमारी हिफाजत करेगा। इसी निवेदन के साथ मैं आप सब इतनी देर तक बैठे रहे, हम सब मिलेंगे 2027 तक। जितने भी कार्यक्रम इस तरह के होंगे मैं हर कार्यक्रम में आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई यह है कि अगर हमने, और उससे पहले तो भाई बिहार में बचा लो, ये चोरन से अगर लोकतंत्र को बचा ले गए तो चोरों से, अब बताइए ना, बाबा साहब ने कहा हर व्यक्ति एक वोट राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। और लोहिया जी ने कहा था कि वोट का राज मतलब छोट का राज। वोट का राज नहीं रहता तो गांव वाले वोट डालने जा पाते थे क्या? पुराने लोग यहीं बैठे हैं, बताइए। चौराहे पर 4 लोग खड़े जाते थे, वोट नहीं डालने देते थे। और बाबा साहब का संविधान पहुंचा तो पहलवा कुल ईवीएम लिए ना, ईवीएम में एगो चुटकुला सुना, एगो आदमी गए वोट डाले तो कहला कि हमार सुनीता देवी देखा आयल लनी वोट डाले का, तो कहल हाँ आयल लनी वोट डाल के गईली। वो रोए लगल, वही कल काहे रोत हुआ, कहे कि अरे ओकरे मरले 15 साल हो गए, हर बार चुनावे के समय आवेले और चुपचाप वोट डाल के चल जाले, मिलबो न करेले हमसे। तो पहलवा तो ईवीएम से लुटाए वोटवा, अब तो वोटवा पर्चियों से तुम्हार नाम आदमी जिंदा होके मुआयदा न खुल। ये बताइए, ये बिगुल बजाने का वक्त है कि नहीं? ये अभी मौर्य जी ने जिस इंकलाब की बात की, जगदेव बाबू ने जिस अर्जक संघ की बात रामस्वरूप वर्मा ने की, वो इंकलाब गांव से निकलेगा। मेरे लोगों, निवेदन करके जा रहा हूं, इन लुटेरों के चक्कर में मत पड़ना। ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपके बच्चों की शिक्षा लूट रहे हैं। और पढ़ना अभी प्रोफेसर की डायरी, और लोगों को पढ़ाओ ये किताब। मैंने अपनी किताब में 5 साल पहले का किस्सा लिखा हुआ था कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो पाखंड और अंधविश्वास से बचेगा इंडिया। इसलिए न पढ़ेगा इंडिया, न समझेगा इंडिया, और पाखंडी और अंधविश्वासी बढ़ेगा इंडिया। विश्वविद्यालय बचाना था ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बचाना था, और आपके सामने कह दिया मंदिर बचाना है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बाबा साहब के संविधान की लड़ाई है। और इसीलिए मैंने उस किताब में भी ये बात कही है। गौवा में तो भोजपुरी में कहानी कहा है कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैया, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। और पढ़ लिख केहू केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। अब की ऐसा सरकार चुना
जवन स्कूल बंद न करावे, अगर मौका मिले तो हर हाथ में लैपटॉप दे और मोबाइल दे, ताकि शिक्षा का ज्योति जले और घर घर शिक्षा का ज्योत जाएगी तो फूले अंबेडकर पेरियार का सपना पूरा होगा। और निवेदन, 25 साल बाद अगर हम यही लड़ाई आपस में लड़ते रहे तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब तुम थे तो सरकारी स्कूल बंद हो रहा था, जब तुम थे तो धर्म के नाम पर लूटा जा रहा था, जब तुम थे तो झूठ बोला जा रहा था, रोजगार खत्म कर दिया गया और बाबा साहब के संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं तो सीना तान के कहूंगा कि अपनी नौकरी कुर्बान करके अपने लोगों को यह जगाने के लिए कि भाई 10 में 6 बातें लड़ने की हिम्मत लड़ना, 10 में 4 जगह एकजुट होना होगा, हो जाना, ये बात कहने के लिए गांव गांव घुमा करता था मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। आपको क्या लगता है इतना बोलने के बाद बाहर सुरक्षित रहता है कोई? आप तो चुपचाप सुनते हैं साहब, और सामने आदमी देखता है कि ये सबसे खतरनाक है क्योंकि विचारधारा जगा रहा है। और वैचारिक बात करना आज के समय में सबसे खतरनाक है। गौरी लंकेश को मार दिया गोली, पंसारे और कलबुर्गी को गोली मार दिया, और यही जगदेव बाबू को मारा। और आज भी जो वैचारिक बात करेगा, किसी की नौकरी छीनेगा, किसी के ऊपर कमीशन बिठा देगा, किसी के ऊपर मुकदमा कर देगा, किसी को फर्जी मुकदमे में जेल डाल देगा, लेकिन बावजूद इसके हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। और दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। एक कविता लिखी कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उस कविता में जो भाव है वो मेरा आखिरी वाक्य है कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीन्हे पात, तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। इस संविधान का हमने फायदा उठाया, मंडल कमीशन का फायदा उठाया, समाजवादी आंदोलन का फायदा उठाया है, तभी आरक्षण मिला, तभी नौकरी मिली। और ये आरक्षण को लुटेरे आपको धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। धर्म के नाम पर मत लड़ना। संविधान को हाथ में लेकर भाई को भाई से मिलाकर 90% लोगों एक हो जाओ। अगर एक नहीं हुए तो अब एक होने लायक भी मौका नहीं बचेगा, क्योंकि ये 2027 फैसले की घड़ी है। जंगल में आग लगी तो चिड़िया एक बूंद पानी से आग बुझा रहे। कुछ चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे इतने छोटे से आयोजन से है पूरा इलाका जाग जाए, तो हर लोगों के कार्यक्रम से इतना लोग भाषण देना, भाषण से क्यों बदल जाए? चिड़िया ने जो जवाब दिया ये हमारा आखिरी जवाब। चिड़िया ने कहा मुझे पता है कि ये मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसी ऐलान के साथ पीडीए 90% कमेरा, 90% बहुजन एकता का नाम है। पीडीए एक होगा, पीडीए राज करेगा, पीडीए हुकूमत में लाएगा और तमाम झूठों को हुकूमत से बाहर करेगा, तभी महापुरुषों के सपनों का भारत बनेगा। आप सब ने इतना प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आएंगे, आपके बीच में आते रहेंगे, वैचारिक कार्यक्रम करते रहेंगे, जब तक मनुवादी, जातिवादी और संविधान विरोधियों को सत्ता से बाहर नहीं कर देते और बाबा साहब के संविधान मानने वालों को सत्ता तक पहुंचा नहीं देते। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।